इन्होंने 1997-98 में नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया और 2013 में ये बनी महारत्न कंपनी। कितनी बड़ी कंपनी है इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। गैस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में गेल है और देश का 70% गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क गेल के पास है। जी हाँ, 70% नेटवर्क। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी बड़ी कंपनी है गैस ट्रांसमिशन के केस में है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी। आइए, गेल के सीएमडी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उनका परिचय मैं आपको दूं। 34 सालों से मनोज जैन साहब गेल के साथ जुड़े हुए हैं और न सिर्फ गेल के साथ बल्कि उनके इस कंपनी में तो वो सीएमडी हैं ही, लेकिन गेल ग्लोबल यूएसए उसके वो चेयरमैन हैं। गेल ग्लोबल कोंकण इनके चेयरमैन हैं और कोंकण एलएनजी के भी चेयरमैन हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया है और उसके बाद ऑपरेशंस मैनेजमेंट में एमबीए किया और उसका बड़ा फायदा ये हुआ कि वो बिजनेस डेवलपमेंट भी देख चुके हैं गेल में, प्रोजेक्ट ओएनएम देख चुके हैं, पेट्रोकेम बिजनेस देख चुके हैं और पाइपलाइन इंटीग्रिटी मैनेजमेंट का भी उनका अच्छा खासा अनुभव है। जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपको, गेल की पूरी टीम को, आपके कस्टमर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को भी, और जी बिजनेस की पूरी टीम को हमारी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जैन साहब, सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करता हूं जो 2 दिन पहले की बात है। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया जो गेल ने बनाई है। तो बताएं, इस पाइपलाइन के अब शुरू होने के बाद गेल के कारोबार पर कितना असर पड़ेगा, कितना कारोबार बढ़ेगा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। साथ ही कितना निवेश यहाँ पर हुआ है वो भी बताएं सर। इस पाइपलाइन में करीब 3000 करोड़ रुपए का हमने निवेश किया है और शुरुआत में जैसे कि हमने बताया है कि MCFL जो फर्टिलाइजर प्लांट है मंगलुरु में, वहाँ गैस सप्लाई हमने शुरू कर दी है और अभी OMPL और MRPL जो 2 रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट है मंगलुरु में, वो भी जनवरी के अंत तक लाइन पर कनेक्ट हो जाएंगे और वहाँ भी सप्लाई शुरू हो जाएंगी। वो धीरे धीरे फिर रैंप अप होंगी। तो हमारा ये मानना है कि 1 महीने में करीब हम 100 करोड़ की रेवेन्यू के आसपास पर ईयर की रेंज में पहुंच जाएंगे और अगले फाइनेंशियल ईयर में 100 से 150 करोड़ के बीच में एक्स्ट्रा रेवेन्यू इस पाइपलाइन सेगमेंट अकेले से मिलनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे जब ये पाइपलाइन अभी आधी से भी कम कैपेसिटी पे काम करेगी, बट मे बी 1 से 2 साल के बीच जब इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली रेवेन्यूज 300 करोड़ की रेंज में और बढ़ सकती हैं। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। सर, एक राय आपसे लेना चाहता हूँ गैस की कीमतों को लेकर। वैसे पिछले नवंबर से लेकर अब तक लगभग कच्चे तेल के दाम 40% बढ़ चुके हैं। गैस के दामों को लेकर क्या आउटलुक है? इस साल किस तरह की प्राइसेस रह सकती है और क्या उम्मीद की जाए कि गैस के दाम भी बढ़ने की तैयारी में है? इसमें 2 तरह के गैस के दाम गवर्न होते हैं। एक तो स्पॉट प्राइसेस हैं, तो अगर हम स्पॉट प्राइस को देखें तो आपने सही बताया कि जून जुलाई में ये $2 के नीचे चले गए थे। जो JKM का एक रेफरेंस प्राइस होता है वो आज $20 है, जो कि मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। हालांकि उसके लिए कुछ सप्लाई डिसरप्शंस और कुछ अमेरिकन प्लांट्स में मेंटेनेंस के काम चल रहे हैं, उनकी वजह से है। और बिकॉज ऑफ विंटर जो जापान और चाइना में डिमांड भी काफी बढ़ी है, इन सबको देखते हुए आज की डेट में ये करीब $20 को टच कर चुके हैं फरवरी का, अगर हम JKM के मार्केट को देखें। बट अगर लॉन्ग टर्म के हम LNG जो प्राइसेस होते हैं जो कि इंडेक्स ड्रिवन होते हैं, उसमें अगर हम देखें तो एक क्रूड ड्रिवन है, तो जितना क्रूड बढ़ेगा उसी रेंज में वहां भी इंक्रीज आएगा। तो इस साल के आने वाले साल का अनुमान है कि क्रूड 50 से 55 की रेंज में रहेगा। तो उसके हिसाब से जो आजकल प्राइस चल रहे हैं उसी रेंज में लॉन्ग टर्म की गैस के प्राइस रहने की संभावना है। ठीक बात है। लेकिन जो PNGRB ने अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन किया था नवंबर में, मेरे ख्याल से नवंबर के अंत में, यूनिफाइड टैरिफ को लेकर, उसका क्या इम्पैक्ट गैस प्राइसेस पर रहेगा और गेल पर रहेगा? एक्चुअली गैस के कंपोनेंट में एक कैरियर हो गया और एक कंटेंट हो गया। तो कैरियर वाइज वो PNGRB का प्राइस अफेक्ट करेगा कि कंज्यूमर्स को, जो दूर के कंज्यूमर्स हैं जो सोर्स से दूर हैं, उनको गैस का जो कैरियर कंपोनेंट है वो सस्ता हो जाएगा। लेकिन जो कंटेंट है वो इससे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो दूसरे प्लेयर अपना जैसे भी गैस लाएंगे वो बेच सकते हैं। तो टोटल गैस के प्राइस में अगर हम देखें तो करीब 20% के करीब इसका जो कैरियर का रोल होता है, तो उस 20% में कुछ एडवांटेज कंज्यूमर्स को मिलेगा। जहां तक गेल और बाकी सब एंटिटीज की बात है,
उनके लिए रेवेन्यू न्यूट्रल है। अच्छा सर, ज्यादातर सरकारी कंपनियां बायबैक का ऐलान कर रही है, हम इंतजार कर रहे हैं गेल की तरफ से भी कभी आएगा। कैश तो आपके पास अच्छा खासा बैलेंस शीट में है ही, कोई इरादा है ऐसा कि वक्त आने पर सोच सकते हैं? अभी इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं होगा। जी, नहीं ठीक बात है, मैं समझता हूँ, जाहिर सी बात है आपको पहले एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन जिस तरह का कैश आपकी बैलेंस शीट पे लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं, और उस कैश का दूसरा इस्तेमाल जो गेल कर रही है वो है एक्सपांशन प्लान में, कैपेक्स में। तो इस साल आपने कैपेक्स बढ़ाया भी है, तो ये अंदाजा दें कि कितना कैश है आपके पास, कितना कैपेक्स में खर्च कर चुके हैं, और कितनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे? जहां तक कैपेक्स का सवाल है कि शुरू के 3-4 महीने देयर वाज ए सेटबैक, तो हम लोगों का काफी कम हुआ था, बट हमने उसको मेकअप कर लिया है। और इस साल आपने जैसा बताया कि एनहांस्ड कैपेक्स करीब 5,400 करोड़ के करीब हम कंप्लीट कर लेंगे। और अगले साल गवर्नमेंट की जैसी विजन है कि हम लोग रोजगार और बाकी सब अपॉर्चुनिटीज देश के लिए बढ़ाने के लिए अपने कैपेक्स को बढ़ाएं, तो हमने भी प्लान किया है। सिग्निफिकेंट कैपेक्स हम बढ़ा रहे हैं। उम्मीद करते हैं हम कि ये करीब करीब 2 गुना के आसपास हम टारगेट रखेंगे अपना इस साल के मुकाबले। और उसको पूरा करने के लिए हमारे पास एडिक्वेट प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनमें हम ये लगा सकते हैं। सिर्फ ग्राउंड पे जब कई बार ये होता है कि लोगों को अवेयरनेस बढ़ानी पड़ती है, उनके रेजिस्टेंस को दूर करना है, उसकी वजह से ही कभी कभी स्लो होता है। अदरवाइज पाइप खरीदने में और पाइप लेइंग के काम में हमारा टारगेट डबल का हम अगले साल सोच रहे हैं। और जहां तक कैश की पोजीशन आपने बताई, तो हमारा डेट इक्विटी रेशियो अभी बहुत ही कंफर्टेबल है। अराउंड 0.1 से 0.15 के बीच में डेट इक्विटी रेशियो है, तो हमारे पास अभी काफी अच्छी कैपेसिटी है कि हम और डेट ले सकते हैं। तो उसमें भी कोई कैपेक्स में कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। ओके, तो ये आपके लिए। अच्छा सर, एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब आपको हम इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे तो हमने सोचा थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले, रिसर्च कर ले, देख ले। तो जैसे हमने आपकी वेबसाइट खोली, हमें 2 चीज दिखी, क्वेश्चन बड़े बड़े अक्षरों में एकदम कि सावधान हो जाइए। एक तो ये कि जो लोग गेल के नाम से फर्जी जॉब ऑफर्स दे रहे हैं उनको सावधान करने की बात, और दूसरा आपने कहा कि जो गेल के नाम पे कहने कि आप पेट्रोल पंप्स के लिए या गैस स्टेशन के लिए एप्लीकेशन भेजिए, तो क्या वजह आपने एकदम साइट खोलते ही ये सारी डिटेल्स अपनी वेबसाइट पर लगाई, और इसके बारे में जरा व्यूअर्स को और लोगों को और जागरूक कर दें सर। हाँ, पहली चीज तो जो गेल के रिक्रूटमेंट के बारे में है कि पिछले साल एक ऐसा केस आया था जिसमें हमने फिर एफआईआर करके और उस पर एक्शन भी लिया। तो हमको ये था कि क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि अगर हम 10 वैकेंसी निकालते हैं तो कम से कम 500 एप्लीकेशन आती हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए हमने कहा कि सब लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं हो कि वो दूसरे लोगों के बहकावे में आके गलत जगह अपने पैसे भेज दें, फॉर्म भरने के नाम पे पैसे ले लें, वो सब चीजें हैं। तो हमारा एक स्टैंडर्ड मेथड है जिससे हम रिक्रूट करते हैं, या तो कैंपस रिक्रूटमेंट है या गेट के थ्रू सिलेक्शन होता है जो फ्रेश इंजीनियर्स होते हैं। और जो स्टाफ लेवल पे होता है उसके लिए भी हम अलग से एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, उसको अपनी वेबसाइट पे भी निकालते हैं। जहां तक सीएनजी स्टेशन का सवाल है, ये एक कॉमन चीज सभी पेट्रोल स्टेशन और सीएनजी डीलर्स के लिए रहती है कि वहां पे कुछ लोग अपना ये एक्शन लेते रहते हैं ताकि कुछ समय के लिए वो पैसे इकट्ठे कर लें और फिर गायब हो जाएं। तो इसलिए ये एक स्टैंडर्ड हमारा वो है प्रोटोकॉल कि हम सबको आगाह करते रहते हैं कि इस तरह से सावधान रहें, और जो हमारी ऑथेंटिक वेबसाइट है उसी पे जाके इसके सारी जानकारी को देखें। बिल्कुल, अप्रिशिएट करता हूँ सर, इस तरह का एफर्ट लेना और लोगों को जानकारी देना, आगाह करना बड़ी बात है, अच्छी बात है। मनोज जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे लिए वक्त निकाल